हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं 29 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। साथ ही उन सभी प्रियजनों को तथा दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस आशा और कामना के साथ मैं 29 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। तो प्यारे दर्शकों, 29 जनवरी 2026 का पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947, कली संवत 5127 है, मास माघ मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि एकादशी तिथि होगी दोपहर के 1:55 PM तक। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तिथि एकादशी तिथि होगी दोपहर के 1:55 PM तक। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। वार गुरुवार होगी अर्थात बृहस्पतिवार। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगी सुबह 7:31 AM तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा जो 30 जनवरी को प्रातःकाल 5:29 AM तक रहेगा। अगर किसी बच्चे का जन्म कल सुबह 7:30 बजे से पहले हुआ है, यानी 7:31 से पहले हुआ है, तो उसका जन्म नक्षत्र रोहिणी होगा। और उसके बाद अगर हुआ है तो उस बच्चे का जन्म नक्षत्र क्या हो जाएगा? मृगशिरा हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नक्षत्र लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली चंद्रमा का नक्षत्र है। ठीक है, जन्म नक्षत्र आपका वही होता है जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो ये आपका क्या है? चंद्र नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र होगी सुबह 7:31 AM तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी जो 30 जनवरी को प्रातःकाल 5:29 AM तक रहेगी। योग योग ऐन्द्र योग होगा रात के 8:27 PM तक। उसके बाद वैधृति योग आरंभ हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का जन्म 29 जनवरी को रात के 8:27 PM से पहले हुआ है तो उसका योग जो होगा, उसका जन्म योग जो होगा ऐन्द्र होगा। अगर उसके बाद हुआ है तो उस बच्चे का जन्म योग क्या हो जाएगा? वैधृति हो जाएगा। करण वृष्टि होगी अर्थात वृष्टि को हम भद्रा भी बोलते हैं। ये होगी दोपहर के 1:55 PM तक। और उसके बाद बवकरण आरंभ हो जाएगा जो 30 जनवरी को 12:32 AM तक रहेगा। अर्थात 29 जनवरी 2026 को भद्रा है जो कि दोपहर के 1:55 PM तक रहेगी। सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र श्रवण होगी, चंद्र राशि वृषभ होगी शाम के 6:30 PM तक। उसके बाद मिथुन राशि आरंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 7:11 AM पर होगी। सूर्यास्त शाम को 5:58 PM पर होगी। चंद्रोदय दोपहर के 2 PM पर होगी। चंद्रास्त होगी अगले दिन यानी 30 जनवरी को 4:55 AM पर चंद्रास्त होगी। ठीक है, चंद्रास्त कब होगी? अगले दिन यानी 30 जनवरी को 4:55 AM पर चंद्रास्त होगी। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम शुभ और अशुभ मुहूर्त, अशुभ और अशुभ काल की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:56 PM तक। अभिजीत मुहूर्त एक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य अभिजीत मुहूर्त के दौरान संपन्न किए जा सकते हैं। उसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे अभिजीत मुहूर्त को भी त्याग दिया जाता है। तो उसकी चर्चा मैं आगे आपके साथ करूंगा। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 PM से दोपहर 12:56 PM तक। क्यों अभिजीत मुहूर्त इतना स्पेशल माना जाता है? इसलिए क्योंकि अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अमृतकाल रहेगा रात के 9:26 PM से रात के 10:54 PM तक। अमृतकाल पंचांग के अनुसार एक बहुत ही शुभ काल माना जाता है, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य अमृतकाल के दौरान संपन्न किए जा सकते हैं। रवि योग होगा सुबह 7:11 AM से सुबह 7:31 AM तक। रवि योग पंचांग में एक शुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य रवि योग के दौरान संपन्न किए जा सकते हैं। विजय मुहूर्त होगा दोपहर के 2:22 PM से
दोपहर के 3:05 PM तक। विजय मुहूर्त में आप कानूनी संबंधी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए विजय मुहूर्त सुटेबल माना जाता है। गोधली मुहूर्त होता है शाम के 5:55 PM से शाम के 6:22 PM तक होगा। गोधली मुहूर्त में आप भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त उपयुक्त होता है पूजा करने के लिए और भगवान की आरती करने के लिए, स्पेशली भगवान शिव अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 30 जनवरी को 12:08 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त में हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार जो रात्रिकालीन पूजा होती है, स्पेशली जो तांत्रिक साधनाएं होती है, उसके लिए निशिता मुहूर्त जो होता है बहुत उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:25 AM से प्रातःकाल 6:18 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त पठन पाठन के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए मुख्य एक उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त होगा। ठीक है, पठन पाठन के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त उपयुक्त माना जाता है। राहु काल होगा दोपहर के 1:55 PM से दोपहर के 3:16 PM तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों पे पाबंदी होती है राहु काल के दौरान। क्यों? क्योंकि राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिससे इंसान के निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। इसलिए राहु काल के दौरान कोई भी बड़ा डिसीजन भी नहीं लिया जाता और कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। गुलिक काल होगा दिन के 9:53 AM से दिन के 11:14 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं। गुलिक काल से बेसिक तात्पर्य यह है कि गुलिक काल में जो भी काम होता है वो फिर से रिपीट होता है या दोहराया जाता है, ऐसी टेंडेंसी होती है। तो अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके दोहराने से आपको प्रॉफिट हो सकता है तो गुलिक काल आपके लिए शुभ होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके दोहराने और रिपीट होने से आपको हानि और क्षति हो सकती है, तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल के दौरान आप अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिपीट होगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। एक बार जमीन खरीदे तो दूसरी बार फिर से जमीन खरीदेंगे, एक बार नई गाड़ी खरीदे तो फिर से नई गाड़ी खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉफिटेबल सौदा है। लेकिन गुलिक काल के दौरान कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए सख्त मनाही होती है। जैसे गुलिक काल के दौरान कभी भी दाह संस्कार अर्थात मृत्यु से संबंधित संस्कार कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो रिपीट होना कहीं ना कहीं आपके लिए हानि और क्षति है। गुलिक काल के दौरान विवाह, शादी, सगाई ये सब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी सगाई तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक बार ही होती है, 2 बार 3 बार होना तो ये जायज नहीं माना जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको गुलिक काल के दौरान एकदम बेहद पाबंदी होती है। जैसे मैंने बता दिया, दाह संस्कार, मृत्यु से संबंधित संस्कार नहीं करने हैं, शादी, विवाह, सगाई नहीं करनी है। यमगंड होगा सुबह 7:11 AM से सुबह 8:32 AM तक। यमगंड के दौरान केवल मृत्यु से संबंधित संस्कार, दाह संस्कार वाले कार्य ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह यमराज का समय है। ठीक है, ये जीवन के अंत से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो समय है यमगंड, वो जीवन के अंत से जुड़ा है और ये यमराज का समय माना जाता है। इसलिए इस समय केवल मृत्यु और दाह संस्कार से संबंधित संस्कार ही संपन्न किए जा सकते हैं, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते। दुमुहूर्त होगा दिन के 10:47 AM से दिन के 11:30 AM तक। उसके बाद दोपहर के 3:05 PM से दोपहर के 3:48 PM तक। दुमुहूर्त के दौरान भी सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य पे पाबंदी होती है। कहीं ना कहीं दुमुहूर्त के दौरान बाधाएं आती है, रुकावटें आती है जो भी काम होता है। इसलिए दुमुहूर्त के दौरान बोला जाता है कि शुभ और मांगलिक कार्य नहीं संपन्न करने चाहिए। दुमुहूर्त होता क्या एक्चुअली, जब 2 अशुभ मुहूर्त एक साथ पड़ते हैं तो उसे ही हम लोग दुमुहूर्त बोलते हैं। वर्ज्य मुहूर्त जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वर्ज्य मुहूर्त मतलब इस काल को त्यागना है। वर्ज्य मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:39 PM से दोपहर के 2:07 PM तक। तो ये अशुभ समय है, पंचांग के अनुसार अशुभ काल माना जाता है, अशुभ मुहूर्त है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है वर्ज्य मुहूर्त में। भद्रा तो आप सभी जानते ही होंगे। भद्रा होगी सुबह 7:11 AM से दोपहर के 1:55 PM तक। भद्रा जैसे ही स्टार्ट होती है, सब तरीके के शुभ और मांगलिक कार्य और बड़े जो आयोजन है उसको क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। कोई भी बड़ा शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे भद्रा के दौरान। ठीक है, एक बहुत अशुभ काल होता है, अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है। दिशाशूल दक्षिण होगी, यानी अगर आपको किसी विशेष प्रयोजन के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकलना हो तो उसको काइंडली अवॉइड कीजिएगा। दिशाशूल दक्षिण है, इसलिए
दक्षिण दिशा की ओर यात्रा को आप अवॉइड कीजिएगा 29 जनवरी 2026 को, अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए निकल रहे हैं तो अशुभ काल क्या हो गया, देखिए सुबह 7:11 AM से दोपहर के 3:48 PM तक का जो समय है वो अशुभ काल से भरा पड़ा है, ठीक है। उसी समय राहु काल भी है, गुली काल भी है, यमगंड भी है, दुमुहूर्त भी है, वज भी है, भद्रा भी है, सब अशुभ काल का प्रभाव उस समय है। तो अगर उस समय कोई शुभ मुहूर्त भी पड़ रहा है तो वो शुभ मुहूर्त क्या होगा, इन अशुभ कालों के प्रभाव से दूषित हो जाएगा, तो अपना पूर्णतः शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको शुभ मुहूर्त में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो शुभ मुहूर्त अगर काइंडली देखें आप तो नहीं है, 29 जनवरी 2026 के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ, एक आपके रात के 9:26 PM से जो रात के 10:54 PM तक है, ये एक शुभ काल में आएगा, शुभ मुहूर्त में आएगा, लेकिन इतने रात को आप करिएगा क्या, ठीक है, क्योंकि जो भी पार्टी फंक्शन कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो दिन में, दोपहर में, शाम तक संपन्न हो जाता है। तो इस लिहाज से तो कोई शुभ मुहूर्त 29 जनवरी 2026 को नहीं है। हाँ, कोई और ऐसा कार्य जो आप रात के बाद कर सकते हैं तो फिर उसके लिए ये जो शुभ समय है रात के 9:26 PM से रात के 10:54 PM तक, यही है, ठीक है। तो प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष 29 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण साझा कर दिया है। कल फिर मिलूंगा पंचांग की श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।